Hello बच्चों, now in this video we are again here to discuss about the column layout plan ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फुटिंग हमारा कैसे होता है, मतलब फुटिंग के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया कि उसका लेआउट में कितने बाय कितने की फुटिंग हमारी होती है। तो उसमें जब हम फुटिंग का जब सेक्शन डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम लोग उसके स्टील्स के बारे में, जैसे हमारा 100 mm के पीसीसी, अब जैसे फुटिंग का एक्सकवेशन जब हो गया बाय द डायमेंशन गिवन इन फुटिंग layout, we discuss the excavation plan now in this video we will going to discuss what should be the working method after excavation. Now next step of construction. So as you can see this is of 100 mm of PCC. तो जैसे हमारा एक्सकवेशन हो गया, जो भी लेंथ होता है, लेंथ बाय ब्रेथ, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल 2 मीटर बाय 2 मीटर डायमेंशन या 3 मीटर बाय 3 मीटर जो भी डायमेंशन होता है आफ्टर एक्सकवेशन। उसके बाद उसका जो एक्सकवेशन एरिया होगा उसमें हम लोग 100 mm की पीसीसी करेंगे फॉर ऑल साइड, ठीक है। फिर वहां पे उसके बाद यहाँ पे हम आप एज पर यू कैन सी देयर इज अ स्टील बाइंडिंग वर्क शुड बी लाइक देयर इज अ स्टील, हियर इज मेंशन ऑफ ऑल द स्टील्स शुड बी व्हाट लाइक यहाँ पे हमारा देखिए बेसिक चीजें। अगर जैसे हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग बेसिकली उसका एक ड्राइंग में ये रीड आउट कर लेते हैं कि वहां पे नोट्स में क्या दिया रहता है। जैसे नोट्स में आप दिए गए ऑल डायमेंशंस आर इन mm or only written dimensions are to be followed. All dimensions are to be checked and verified before execution. Inconsistency, if any, should be brought for the notice of consultant immediate before execution. Okay, so before, whenever we get any doubt regarding drawings, regarding any working method, we need to consult with the consultant or their representative engineers, construction engineers, for understanding better way of ड्राइंग्स। ओके, तो दूसरी बात इसमें क्या लिया गया कॉलम्स नोट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ग्रेड FE 500 ना। तो जैसे जो भी हमारे स्टील यूज होती हैं उसका जो एक मतलब ग्रेड होता है वो FE 500 की ग्रेडिंग का हम लोग यूज करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट कॉलम नोट्स, व्हाट शुड बी द कॉलम नोट्स, लेट्स नो अबाउट द कॉलम नोट्स। तो जैसे कॉलम नोट्स में हमारा डू नॉट मोर देन 50% ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ बार्स। तो जस्ट लाइक कॉलम शैल बी एट द सेक्शन एंड शैल बी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट नीड ये होता है कि जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसमें जो नोट्स दिया गया रहता है, प्रोजेक्ट्स का नोट जो दिया रहता है उससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो नोट्स दिया रहता है इससे ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि ड्राइंग के बिहाफ पे कहना क्या चाह रहे हैं। जस्ट लाइक कि कोई भी चीज अगर बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर कुछ भी अगर ड्राइंग में मेंशन होती है तो वो एज अ नोट्स मेंशन होके आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे डेवलपमेंट LD से अपन बोलते हैं ना, LD लेंथ ऑफ डेवलपमेंट length, ठीक है। तो LD is for what? In previous video also we have discussed this should be depend on dia of steel. Like अगर if dia is what 10 mm dia, तो 10 mm dia, तो then LD should be 50 into TD, तो 50 into 10 ना। So 50 into 10. This is called LD, 50 into 10 ना। तो that should be development, that should be 50 into D mean 500 should be the lap of 2 bars. Vertical bars when comes to the next vertical bar then there should be LD comes on it, means हमें वहां पे उसको लैप लेंथ देना होता है, लैप जॉइंट्स प्रोवाइड करना होता है, that lap joints called as LD. तो that should be 500 mm. तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक नोट दिया जाता है जैसे 8 mm का 8 mm की जो LD होगी, या कहीं कहीं हम लोग 49 Ds का भी यूज करते हैं, दैट डिपेंड ऑन डाई ऑफ बार्स। लाइक कहीं 49 D यूज करते हैं, कहीं 50 D यूज करते हैं, एज पर साइट और एज पर DSR DPR जो भी होता है उसके बेस्ड पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 8 mm का दिया गया LD 388 mm, 10 का दिया गया 485, 12 का 582, 16 का 776, 20 का 970 और 25 का 12 दिया गया है। जैसे फाउंडेशन ये डेवलपमेंट फॉर द वेरियस बार्स एल बी एज पर बिलो, तो दिस शुड बी द डेवलपमेंट लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल कवर की बात करते हैं, जैसे हमारे कॉलम्स में अलग कवर यूज करते हैं, फुटिंग्स में अलग कवर यूज करते हैं, फाउंडेशंस में अलग कवर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कवर यूज करते हैं जैसे हमारा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन में मिनिमम हम लोग 50 mm का कवर यूज करते हैं। व्हाट शुड बी द कवर, देयर शुड बी 50 mm ऑफ कवर ना। जस्ट लाइक कॉलम है हमारा, वहां पे कॉलम में 40 mm का कवर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी जैसे हमारा स्लैब हो गया, बीम है, बीम एज पर वर्टिकल सेक्शन ना, दैट इज कॉल्ड बीम। हॉरिजेंटल ना, हॉरिजेंटल सेक्शन दैट इज कॉल्ड बीम, वर्टिकल सेक्शन दैट इज कॉल्ड कॉलम, एंड नॉर्मली यू नो स्लैब, तो ऑल शुड बी रेस्ट ऑन स्लैब, क्लियर।
तो स्लैब में बेसिकली 20 mm का कवर अपन यूज करते हैं। रिटेनिंग वॉल हो गया तो उसमें हम लोग 25 mm का कवर यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब ये तो हमारा बेसिक बात हो गया। अब जैसे अब यहाँ पे जो इस ड्राइंग में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे ये तो सेक्शन दिया गया है। अब कोई भी कॉलम अगर फुटिंग हमें करना, फुटिंग तो एज इट इज हमें उसमें स्टील यूज करना होता है, फिर इसकी कॉन्क्रीटिंग होती है, एक मतलब जितना भी लेंथ उसमें मेंशन होता है उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसमें कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। तो एज यू कैन सी पहले तो हमारा जब एक्सकवेशन हो गया, जो भी फुटिंग प्लान होती है, फुटिंग प्लान के अकॉर्डिंग साइड पे हम लोग लेआउट कर लेते हैं प्रॉपरली, और उसका एक सेक्शनल उसका एक पूरा साइड पे लेआउट कर लेते हैं, सेंटर लाइन मार्किंग कर लेते हैं कहाँ पे हमारा कॉलम आएगा, कहाँ किस पोजीशन में कॉलम आ रहा है, उसका सेंटर लाइन बाय प्लान, ठीक है, उसको हम लोग साइड पे एज इट इज कर लेते हैं। दूसरी बात फिर हम उसको क्या कराते हैं, एक्सकवेशन कराते हैं। एक्सकवेशन जो भी लेंथ ब्रीथ होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सकवेशन करा लेते हैं। देन आफ्टर ऑल जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सकवेशन कराना कितना है, वो भी हमारे ड्राइंग में मेंशन होता है। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है कि पहली बात तो एक्सकवेशन डिपेंड ऑन द सॉइल बेयरिंग टेस्ट। जैसे हम लोग जो सॉइल टेस्ट कराते हैं तो सॉइल टेस्ट से हमें डिपेंड वो कंफर्म हो जाता है कि इसका एक्सकवेशन कितना कराना है, मतलब ये कितना डीप जाएगा, सॉलिड फाउंडेशन होएगा, राफ फाउंडेशन होएगा, या फिर इसमें उसके बाद एक आता है हमारा राफ फाउंडेशन का आता है या पाइल फाउंडेशन होता है। ये सब डिपेंड करता है सॉइल कैपेसिटी पे। सॉइल कैपेसिटी मतलब कितना वो सॉइल बियर कर सकता है। अगर वहां पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट हमारी जो है वहां पे सिल्ट है या फिर वो उसका वाटर लेवल बहुत अप है, ठीक है, तो अगर वहां पे लोड बियर कैपेसिटी लो है तो उसमें हम लोग पाइल का प्रोविजन लेते हैं, पाइल फाउंडेशन का। पाइल फाउंडेशन शुड बी ना। अगर वहां पे अगर सॉइल हाई बियरिंग कैपेसिटी के साथ है तो वहां पे हम लोग डीप फाउंडेशन जाने के बजाय सॉलिड फाउंडेशन का प्रोविजन ले सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कर लेते हैं, तो आइसोलेटेड में भी हमारी बिल्डिंग रेस्ट करती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे फाउंडेशन प्लान में आप देखिए जस्ट लाइक सेक्शन में ये हमारा कॉलम सेक्शन दिया गया है। तो जैसे हमने जब एक्सकवेशन करा लिया तो उसमें 100 mm की पीसीसी कर लेते हैं, फॉर ग्रो थ्रू कर लेंगे 100 mm। उसके ग्रेडिंग जो होती है M15 का ग्रेड होगा या फिर M10 की ग्रेडिंग के साथ हम लोग उसमें पीसीसी करते हैं। आफ्टर देन अब हमारा यहाँ पे जो स्टील हो जाता है, स्टील लॉन्गिट्यूडनल स्टील होते हैं और वर्टिकल स्टील इसके ऊपर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, इसमें जो एल आता है LD, जब ये जो एल होगा वो डिपेंड करता है कितना mm की कंक्रीटिंग है। जैसे यहाँ पे बेसिकली L300 होता है, जो भी हमारा जस्ट लाइक जब मैस बांधते हैं, जब भी हमारा जो बाइंडिंग वर्क होता है स्टील का, तो दैट शुड बी L ना। तो L शुड भी डिपेंड ऑन द कंक्रीट। जैसे हमारे यहाँ पे 15 mm बिलो जाएंगे NGL से, जैसे 1500 mm की एक्सकवेशन कराएंगे तो 1500 mm, ठीक है, तो एक्सकवेशन हो जाएगा। फिर वो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1500 डेप्थ में जाएंगे, और 100 mm जो है 100 mm उसका PCC भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें एक्सकवेशन कराना है इसमें 1600 mm, ओके। आफ्टर देन एक्सकवेशन के बाद हमारा उसके बाद यहाँ पे पीसीसी की, अब यहाँ पे स्टील बाइंडिंग वर्क होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वन मेस फुटिंग ना, तो हमारा यहाँ पे 10 mm की जो स्टील होगी, 10 mm डाया की स्टील को ऐसे यहाँ पे मेंशन है एज पर T1 10 mm की स्टील को हम लोग यहाँ पे नोज वाइज यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जितना भी इसका लेंथ होगी, जितना भी लेंथ होगी उसमें जो भी स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग आई थिंक यहाँ पे दिया रहता है 200 mm या हाँ, ऑल थ्रू दैट शुड बी 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो 200 से डिवाइड कर देते हैं, तो जितने नोज में आएगा वर्टिकली उसको बाइंड कर देते हैं। फिर उसका हमारा आ जाता है कि वर्टिकल कॉलम जब रेस करते हैं इस पे, तो उसमें ये जो पोजीशन प्रोवाइड करते हैं इसको कहते हैं, इस यहाँ पे भी L करके उसको प्रोवाइड वर्टिकल स्टील्स को उसमें प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन होता है कि और रेनफोर्समेंट कॉलम सेक्शन डिटेल्स। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कॉलम सेक्शन का डिटेल दिया गया है कि कौन से डाया का कौन सा कॉलम हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना है। या एक बेसिक पॉइंट है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ पे फॉर फ्लोर बीम, for specifying for lintel beam, lintel tie beam, and this is for lateral tie beam for, तो typical details for showing arrangement of the lateral tie beam along with the height as well as जोन। तो इसका तो बेसिक अभी यूज नहीं होता, ये हमारा दिखाया जा रहा है कि लैप लेंथ कहाँ पे आएगा, लैप कहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमेशा लैप जो प्रोवाइड करते हैं वो कन्फाइंड जोन में बेसिकली नहीं आना चाहिए, ठीक है, कन्फाइंड जोन के ऊपर आना चाहिए, या फिर उसका जो लैप होगा वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। कभी भी बीम के पास में हमारा लैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी जॉग मतलब लोड आता है तो वो बेंडिंग होने के चांसेस होते हैं उधर, ठीक है।
और बाकी यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 300 बाई 300 का कॉलम है, तो इसमें 8 जैसे इसमें 8 mm 8 का जैसे स्टील है तो स्टीरफ यूज किया गया है, बाकी हमारा 16 mm की स्टील यूज की जाएगी। तो जीएल से फॉर्म फर्स्ट फुल कॉलम, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ C1। तो सेकंड अप टू रूफ, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि कौन कौन से डाया का, जैसे 12 कॉर्नर में हमें 20 mm का स्टील यूज करेंगे और सेंटर में 16 mm का स्टील यूज करेंगे। तो जो भी सेक्शन वाइज होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया 60 mm हियर, 16 mm है, 20 बिकॉज द लोड जो आता है ना वो हमारा हमेशा साइड पे ज्यादा लोड आता है। जो भी कॉलम्स हमारे साइड में है, सेंटर में है, तो जो स्टील हमारी साइड में यूज होगी वो हैवी लोड बियरिंग के बेस्ड पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 25 mm, अब जैसे लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइंड हुआ है कि जैसे यहाँ पे C1 का है तो दिस इज ऑफ कॉलम C1, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक 60 mm की साइड में स्टील यूज किए हैं, ठीक है। तो बाकी 8 mm की स्टीरफ यूज कर रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे फॉर ऑल द फ्लोर्स फॉर कॉलम C2, तो यहाँ पे हमने 25 का लिया, 25 का लिया, 20 का स्टील नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 25 ऑल दिस इज ऑफ हैवी लोड कॉलम, तो इसमें मैक्सिमम लोड आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोविजन किया गया है 25 के रॉड का, ठीक। तो ऐसे करके आपको ड्राइंग्स के रिगार्डिंग हम आपको एक छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे साइड प्लान्स होते हैं या जो ड्राइंग्स होती हैं उसको एक्चुअल में, क्योंकि जो भी हमारा प्लान होगा ना ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही साइट को एग्जीक्यूट कराना होता है। अगर हमें ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम साइट्स पे कोई भी चीज को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो समझ नहीं पाएंगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाई स्ट्रक्चर बिल्डिंग है या हाई राइज बिल्डिंग है हाई स्ट्रेंथ बेस्ड पे, तो उसको उस तरीके से हम लोग अकॉर्डिंगली अचीव नहीं कर पाएंगे उसका स्ट्रेंथ। और इसकी जो कॉन्क्रीटिंग होती है, जैसे बेसिकली कॉलम में हमारा M25 का होता है, कॉलम में M25 M30 का प्रोविजन होता है जैसे मैक्सिमम, और M15 जो होता है, M15 और M10 ये हमारे PCC के रिगार्डिंग होता है, PCC इससे करते हैं। तो इसमें हमारा ग्रेड डिसाइड होता है, जैसे हमारे M25 में होता है कि 1:1:2, तो 1 फॉर सैंड, 1 फॉर सीमेंट एंड 2 फॉर एग्रीगेट, तो ये हमारा हो गया। M20 का कहीं कहीं हमारा जैसे मैक्सिमम हमारे जो बीम होते हैं, स्लैब होते हैं और कॉलम्स होते हैं, उनमें हम लोग M25 के स्टील्स M25 कंक्रीटिंग ग्रेड यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर आपको बेसिक चीजें समझाते रहेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन के आइडियाज हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो रहेगा इस वीडियो छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हमारा प्लान रहेगा कि आपको पहले ड्रॉइंग रीडिंग सिखाया जाए, ड्रॉइंग्स के अकॉर्डिंग ड्रॉइंग में क्या क्या मतलब छोटी छोटी बातें मेंशन होती हैं उसको आप बेसिक समझिए। जब आपको बेसिक चीजें आ जाएंगी तो फिर हम इसका BBS बनाना सिखाएंगे, व्हाट शुड बी द BBS, क्योंकि हमारा जो भी आप देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो सबसे महंगी चीज जो होती है वो एज पर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड स्टील। तो स्टील का एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा जैसे फॉर एग्जांपल फुटिंग है, कॉलम है, राफ्ट है, स्लैब है, तो उसमें जो भी स्टील्स का यूटिलाइजेशन होता है तो उसको एक कैलकुलेटेड वैल्यू में, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक हम लोग मैक्सिमम स्टॉक ऐसे परचेस कर लेंगे। तो 25 to 30% जो एवरेज कॉस्ट होता है वो स्टील का आता है, बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स को भी कैलकुलेटेड ही परचेस किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। तो उसका एक टोटल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो BBS इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। फिर इसके बेसिक BOQ होता है, जैसे कि क्वांटिटी जो होगी, BOQ क्वांटिटी कितनी होगी, उसमें एग्रीगेट कितना यूज करेंगे, सीमेंट कितना यूज करेंगे, सैंड कितना परचेस करना है, तो इस तरीके से हमारा एक BOQ प्लान आता है, BBS बनता है। तो ऐसे से करके हमारा कह सकते हैं कि कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले ड्राइंग रीडिंग, देन BBS, BOQ, आफ्टर ऑल हम लोग बिलिंग और एस्टिमेशन पे काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोफेशनल वीडियो है, आई एम जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स टाइप। और जो भी हमारे इंजीनियर्स होते हैं जस्ट लाइक कि जिनको अभी साइट्स के बारे में भी उनको इतना आइडिया नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बीटेक अपना 4 साल कर लिया, अब बीटेक के बाद हमें करना क्या है ये तो कॉलेज में सिखा नहीं जाता। कॉलेज में क्या किया जाता है, हमारा सिलेबस उठाते हैं, सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके असाइनमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उसको करा दिया जाता है। उसमें एक पोर्शन ये भी होना चाहिए क्योंकि एज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर हमारा जो वर्क मेथड होगा उस वर्क मेथड को एज अ प्लान, एज अ सिलेबस इंक्लूड करना चाहिए सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में, या हमारे पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस का नॉलेज भी एक्वायर करना चाहिए, जिससे हमारा मेंटलिटी थोड़ा डेवलप्ड हो कि हमारे साइट पे चलना क्या होता है, काम क्या करना होता है, एज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर हमारा मेन रोल क्या होता है। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो आपको अभी इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू डिस्कस करते हुए समझाएंगे। ओके, फॉर टुडे दिस इज थैंक यू फॉर दिस। ओके।